नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं नावानगर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं नावानगर प्रखंड के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अंकित यदुवंशी, जो कि बेहद कम उम्र में नावानगर प्रमुख में बने हुए हैं और प्रखंड का इतना बड़ा दायित्व इनको मिला है। तो आज इनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार से ये जनता की सेवा करने वाले हैं, क्या कुछ इनके पास योजनाएं हैं और जनता ने जिस प्रकार से इनको जिम्मेवारी सौंपी है तो उस जिम्मेवारी को ये किस तरह से निर्वहन करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज़िले में जब पंचायती राज का चुनाव हुआ तो उस दौरान सभी जगहों पर बदलाव की लहर देखने को मिली। वहीं नावानगर में बेहद कम उम्र के तकरीबन 22 या 23 वर्ष इनका उम्र 24 वर्ष इनका उम्र है और इस 24 वर्ष के उम्र में नावानगर प्रखंड का ब्लॉक प्रमुख ये चुने गए हैं। किस प्रकार से जनता की सेवा करेंगे और अपने जो जिम्मेवारी है उसको कैसे निर्वहन करेंगे, कैसे निभाएंगे, इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आइए, सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बधाई देते हैं कि आप बेहद कम उम्र में इतने बड़े प्रखंड का आपको दायित्व मिला है ब्लॉक प्रमुख के तौर पे। सबसे पहले तो मैं आपके इस बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपसे जो आप निष्पक्ष तरीके से जो पत्रकारिता को आप कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मैं आपका देखता हूं, हमेशा मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं और नावानगर प्रखंड की जो भी देवता और देवतुल्य जनता है उन सबको मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आप लोग अपना आशीर्वाद जिस प्रकार से हम पे दिए हैं, जितना विश्वास आपने हम पे जताया है, उस पूरे विश्वास पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अथक प्रयास करूंगा मैं कि जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं हमारे जनता की उस सारी उनके यहाँ तक पहुँचे। और सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे आपको जो भी है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, ज़्यादातर मूलभूत समस्याएं यहाँ पे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं, उसको मैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। अंकित जी, ये बताइए कि बक्सर ज़िले की बात करें तो ज़िले में बड़े प्रखंडों में नावानगर प्रखंड जो है वो शुमार है और इतना बड़ा प्रखंड का आपको जिम्मेवारी मिली है और आपका उम्र भी बहुत कम है, लेकिन हालांकि आप शिक्षित युवा हैं और शिक्षित युवा जनप्रतिनिधि हैं। तो इन सभी समस्याओं से जो प्रखंड स्तरीय समस्याएं हैं उससे आप निपटने के लिए क्या योजना है आपके पास? देखिए, उम्र कार्य करने के लिए उम्र मायने नहीं रखता है जी। आपके अंदर अगर जज्बा है तो आप कम उम्र में भी एक इतिहास रच सकते हैं। मैं जिस सपना को लेकर आया हूँ, जो सपना मैंने संजोया है, उस सपना को मैं साकार करके दिखाऊंगा। और मैं एक युवाओं में संदेश देना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे युवा जो हैं वो ज़्यादातर प्रयास करें राजनीति में आने का, क्योंकि जब तक हमारे जैसे युवा नहीं आएंगे तो बदलाव संभव नहीं है। ठीक है, बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेके और हमें आगे बढ़ना है, लेकिन युवा के अंदर जो एक जज्बा है वो अपने जज्बा का परिचय तभी दे पाएगा जो आप काम से ही दे पाएंगे परिचय अपना आप। आपके काम और आपके कार्य और कर्तव्य से ही आपको याद किया जाएगा। तो मेरी उम्र मायने नहीं रखती है। हाँ, जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे यहाँ की जनता ने, नावानगर प्रखंड की देवता रूपी जनता ने दिया है, जिसको मैं पूर्णतः प्रयास करूँगा कि उस जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक मैं पूर्ण कर पाऊँ। अच्छा, आपके परिवार का पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रहा है। आपके परिवार में भी कई लोग राजनीति से जुड़े हैं, कई लोग जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं। तो आपको एक तरह से कहा जाए तो आपको ये पद जो है विरासत में भी मिली है, तो इस विरासत को किस तरह से आगे लेकर जाइएगा? देखिए, विरासत कहने का एकमात्र शब्द है। अनुभव बहुत बड़ा चीज़ होता है, जो मैं बचपन से इस अनुभव में पला बढ़ा हूँ। हमारे राजनीतिक गुरु हमारे पिताजी ही हैं और मैं उनसे ही मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे की हर रणनीति पे काम करता हूँ। जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया है मुझे बचपन से, जो संस्कार उन्होंने दिया है। हमारी माताजी यहाँ पर 10 वर्ष तक प्रमुख रही हैं। 15 वर्ष तक हमारे पत्नी पंचायत की जनता ने हमारे परिवार को जिताने का काम किया, मौका दिया। जिस प्रकार से लोगों ने विश्वास जताया उसी प्रकार से हमारे पिताजी ने इस क्षेत्र का विकास करने का काम किया। जितने भी जो गरीब गुरबे हैं उन्होंने गरीब गुरबों तक हर योजनाओं को पहुंचाने का काम किया।
और उन्हीं के मार्गदर्शन को प्राप्त करके मैं आगे की जो भी राजनीति है या फिर जो भी जन सेवा है अपने सेवा भाव से मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा और यही मेरा अथक प्रयास है। अच्छा, आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से पूरा हुआ है? मेरा शिक्षा मैं 10th तक मैंने DAV बक्सर से पढ़ाई की है। उसके बाद मैं 11th 12th में बिहार बोर्ड से यहीं हमारा नावानगर में जो हाई स्कूल है वहाँ पे मेरा एडमिशन था, मैंने वहाँ से, और साथ साथ मैंने कोटा में जाके वहाँ पे तैयारी भी की थी, राजस्थान कोटा में। तो मेरा मेंस मेरा क्लियर हुआ था। लेकिन एक हमारे मन में बचपन से जैसे स्कूल समय से ही एक हमारा मतलब नेचर ही ऐसा रहा है कि लोगों के बीच में रहना, लोगों से सामाजिक कार्य में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना। सामाजिक कार्य में आपकी रुचि थी? जी, हमारा पहले से ही नेचर रहा था कि मतलब सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व हो रहे, ऑटोमेटिक जैसे होता है लोगों के एक होता है कि अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो मैं करते आ रहा था स्कूल पीरियड से ही, और फिर कोटा गया, तैयारी किए, मेंस क्लियर हुआ। तो वहाँ पर मन नहीं लगा आपको? मन वहाँ देखिए अपना एक मिट्टी अपना जमी छोड़ के मन तो नहीं लगता है किसी का, लेकिन अब शिक्षा भी ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार में जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था जो चरमरा गया है, इस वजह से यहाँ से जो बच्चे हैं बहुत दूर जाके पढ़ाई करते हैं। तो इसके लिए इसके वजह से हम भी उसी मतलब लाइन में चले गए, अपना जाके उसी लाइन में लग गए। हम भी बाहर जाके पढ़ाई किए। फिर मैंने अमिटी यूनिवर्सिटी से लॉ किया, क्योंकि जो मेरा मेंस क्लियर हुआ था तो मुझे जो ब्रांच मिल रहा था उसमें मुझे रुचि नहीं था। तो जब मुझे लगा कि मेरे सामाजिक काम में मुझे इतना इंटरेस्ट है तो क्यों ना मैं उसी फील्ड को चुनूँ जिससे मैं समाज में भी अपने काम कर सकूँ उस माध्यम से। तो यही मेरा एक जो शिक्षा लेने का, अमिटी यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ का 5 साल का मन में जब युवा उच्च स्तर के पढ़ाई पढ़ लेते हैं तो उनके मन में रहता है कि अच्छा सा जॉब करेंगे। आपके मन में ऐसा क्यों नहीं आया कभी? मतलब आया कि नहीं अभी? जॉब देखिए, जॉब करने का तो हर एक लोगों के दिल में होता है कि हमारा एक अच्छा सा जॉब हो जाए, वेल सेटल्ड हो जाए, हम लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन सब लोग अगर नौकरी करने लगेंगे, सब लोग अगर जॉब करने लगेंगे तो कुछ नया करने के लिए कुछ नया आपको अपनाना पड़ेगा। तो मेरे दिल में अब मेरा पारिवारिक एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। मेरे पिताजी मतलब 90 के दशक से ही लगातार मतलब लोगों के बीच में रहना, संघर्ष करना, लोगों की सेवा करना, मैं वही चीज़ देखते आया, वहीं से मैं सीखते आया। मेरे दिल दिमाग में भी उत्पन्न था कि मुझे भी गरीब गुरबा और लोगों की क्या सेवा करना है, उनका मदद करना है, और जिस माध्यम से हो सके। ऐसा नहीं है कि मैं प्रतिनिधि हूँ तो प्रतिनिधि बन के ही, बिना प्रतिनिधि में नहीं भी था तब भी मैं लोगों के बीच जन सेवा करना। पिछले मरतबा ही जो आपका लॉकडाउन लगा हुआ था उसे मैंने हज़ारों लोगों को मैंने चावल और ये सब वितरण करने का काम किया, क्योंकि गरीब गुरबे हैं। लॉकडाउन लग गया, सारे कारखाने बंद हो गए, सारा काम बंद हो गया, सारा बाधित पड़ गया कार्य। इस वजह से मैंने मदद करने का काम किया था पूरे। क्योंकि आप युवा जनप्रतिनिधि हैं तो आपसे एक सवाल बनता है, आज के समय में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, कहीं पर उनके लिए रोजगार नहीं है। इसके अलावा शिक्षा भी चौपट हो चुकी है, क्योंकि कोरोना काल में जिस प्रकार से स्कूलों को बंद कर दिया गया, कॉलेज बंद हो गए, तो उससे कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन 3 मुद्दे जो हैं ये अभी सबसे बड़े मुद्दे हैं देश में। तो इन सभी तीनों मुद्दों को आप किस नज़रिए से देखते हैं युवा प्रतिनिधि? देखिए, युवा होने के नाते हमारा तो सबसे ज़्यादा ये है कि एक पढ़ा लिखा युवा होने के नाते रोजगार जो है, बेरोजगारी ये राष्ट्रीय मुद्दा है। पंचायत लेवल पे इसका समाधान नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि मनरेगा है, आपको मत्स्य विभाग से मछली पालन का भी सरकार द्वारा उपलब्ध है व्यवस्था, जो भी है, पोल्ट्री फार्म का है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं जिसको आप पंचायत लेवल तक इसको आप मतलब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा। मेरा जो बेरोजगार युवा हैं उन लोगों से मेरा ये अपील भी है कि आप भाई, ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी करके ही आप कुछ गुजर बसर कर सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ शून्य है, वहाँ एक आप कीजिएगा
तो एक कुछ तो मिलेगा सही आपको। बात। हमारे यहाँ हमारे तो उसमें मनरेगा है, मनरेगा से मैं अपने जो भी होगा, जितने भी लोग चाहेंगे जुड़ना बेरोजगार लोगों को, मैं वहाँ से उस माध्यम से कार्य देने का काम करूँगा। और भी जो सरकार की योजनाएं हैं जिसमें उपलब्ध वैकेंसी हो या फिर ज़रूरत हो युवाओं की, तो मैं हर युवा की मदद करने का काम करूँगा। अच्छा, सरकार की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जनता तक पहुंचने में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। तो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, क्या योजना है? देखिए, हम एक अब राजनीति में जब मैं आया तो मैं एक ही अपना एक विज़न मैंने एक बना के रखा था कि मैं जब आऊँगा राजनीति में, जो मैं अपना काम करूँगा, मेरा काम करने का तरीका, मैं तौर तरीका सारा मेरा अलग रहेगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जिस प्रकार से पूर्व में जो भी ब्लॉक में लोग थे, उन लोगों के कार्यकाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम सीमा पर पहुँच गया, उसको मैं ख़त्म करने का काम करूँगा। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। पहली प्राथमिकता हमारा यही है कि सबसे पहले मैं ब्लॉक जो है, ब्लॉक को मैं भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊँगा, कि ताकि जो गरीब लोग हैं, गरीब गुरबे जो हैं, जिनसे कर्मचारी, पदाधिकारी जो भी लोग हैं, अगर उन लोग पैसा लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको मैं अपने स्तर से पूरे तरीके से ख़त्म करने का काम करूँगा। अच्छा, आज के समय में जैसे पहले भी जो जनप्रतिनिधि होते थे 20-25 साल पहले, तो पंचायत स्तर पर कुछ भी समस्याएं होती थी, चाहे घरेलू विवाद हो या ज़मीनी विवाद हो, तो उसको आपस में बैठ कर के लोग जो हैं या जनप्रतिनिधि लोग उसको निपटा देते थे समस्या को। लेकिन आज के समय में थाना पर केसेस की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। तो उन सभी समस्याओं से निपटने के लिए आप क्या सोच रखे हैं? जैसे कि घरेलू विवाद या हल्का फुल्का भी झगड़ा जो पंचायत स्तर पर निपटाया जा सकता है, वो आज कोर्ट तक पहुंच जा रहा है और बाद में उसको लोग जो है वो सुलह सपाटा कभी कर लेते हैं। तो युवा जनप्रतिनिधि होने के नाते आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? कैसे इससे निपटिएगा? कैसे देखिए, मैं तो खुद लॉ फील्ड से हूँ। मेरा जो है वकालत मैंने किया है, तो अभी तक तो जितने भी मुद्दे हमारे पास आए हैं, मैंने अपने स्तर से उसको निपटारा करने का काम किया है। अभी तक जब से मुझे पदभार मिला है, तब से मेरे पास जो भी अगर समस्याएं इस प्रकार की आई हैं, उसको मैंने अपने स्तर से उसको निपटारा करने का काम किया है। और यहाँ पे देखिए, जो मुद्दा, ये मैटर जो है, जो लड़ाई झगड़े का छोटा छोटा विवाद जो थाने तक पहुँच जाता है, उसमें एक ये भी है कि आप राजनीति में हैं, तो आपके प्रतिद्वंदी जो होते हैं, जिस प्रकार का एक मानसिकता लोगों में ये है कि उनके माध्यम से काम हो जाएगा तो उनका नाम हो जाएगा, ठीक है, तो उनको बीच में ही रोक दिया जाए। चाहे वो पब्लिक हो, भले वो परेशान रहे, दर दर दौड़े, लेकिन उनका ये है नियत, सोच ये है। वैसे लोग मैंने हर जगह है, बहुत जगह है, कि उनका टांग अड़ा दिया जाए कि वो इस वजह से कि इनका नाम हो जाएगा, ये काम करा देंगे। तो मतलब पंचायत तो असामाजिक तत्व भी कुछ हैं इस प्रकार के, आज जिनका मतलब सामाजिक स्तर पर सोच इस प्रकार का है। मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सकारात्मक राजनीति की प्रयास कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। नकारात्मक राजनीति ज़्यादा टिकता नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधि का तो एक बहुत बड़ा पावर होता है, वो चाहेगा तो थाना तक मामला पहुंचने नहीं देगा। और इसमें 20-25 वर्ष, विगत 20-25 वर्षों के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, वो सभी इस मुद्दे पर फेल हुए हैं, इस मसले पर फेल नज़र आ रहे हैं। तो आप युवा हैं और आपके सामने बहुत सारे समस्या है, तो इस सबसे बड़ी समस्या यदि माना जाए तो ये भी है एक। तो इसको आप कैसे निपटिएगा? इसको ये कह के कि नकारात्मक किस्म के लोग हैं और वो टंगा अड़ाएंगे तो होगा ही, लेकिन कैसे निपटिएगा? कैसे मामले को थाना तक जाने से देखिए, मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो लोग मतलब इस प्रवृत्ति के लोगों के चंगुल में फंस जा रहे हैं, वो लोग सीधे तौर पे आके आप हमसे मिलिए, अपनी समस्या को बताइए। मैं अपने तरफ से पूर्णतः प्रयास करूंगा, जो मामला यहाँ मेरे स्तर तक रफा दफा होने वाला रहेगा, मैं उस मामले को वहीं तक ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूंगा। कि आप लोग देखिए, नुकसान इसमें ना मेरा है, ना जो उसमें लड़ा रहा है उसका है। नुकसान तो उस व्यक्ति का है, दो पक्ष लड़ रहे हैं, जो दो पक्ष लड़ रहे हैं। वो दर दर की ठोकरें खाएंगे, वो जाएंगे थाने में, कोर्ट में, पैसा भी खर्च होगा, दौड़ धूपी होगा। इससे अच्छा जो छोटे छोटे मामले हैं उन लोगों को मैं अपने
जनता मालिकों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपने स्तर से, अपने माध्यम से उसको रफा दफा करने का प्रयास कीजिए, और जहाँ तक हमसे जो बन सके आप हमारे पास आइए, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उस मामले को वहीं तक ख़त्म करने का। अच्छा, चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो जनता से तमाम वादे करते हैं विकास के। जी जीतने के बाद जनता को कोई पूछता नहीं है, फिर चुनाव आता है तो लोग जो हैं जनता के पास जाते हैं। जी आप जीते हैं, आप भी कुछ वादे किए होंगे, क्या जनता जानना चाहती है कि क्या हमारे जो जनप्रतिनिधि हुए हैं वो जनता से जो वादा किए हैं उसे कब तक पूरा करेंगे और कितना % पूरा करेंगे? देखिए, पूर्व में भी जब हमारी माता जी यहाँ की प्रतिनिधित्व कर रही थी, उस समय में भी जिस प्रकार से विकास का काम हुआ है, नवानगर प्रखंड के इतिहास में उतना काम नहीं किया गया। तो जो वादे उन्होंने किए थे उस सारे वादों को उन्होंने पूरा करने का काम किया। जो भी उन्होंने, जो सरकार की योजनाएं हैं, धरातल पर लाने का काम किया। सरकार की योजनाएं, उसमें पंचायत समिति को BRGF मिलता था, जिसे ईंट सोलिंग का कार्य होता था और नाली वगैरह बनाया जाता था। तो जहाँ पे मिट्टी के कीचड़ में लोग जाया करते थे, आप अगर हमारे क्षेत्र में जाइएगा तो जहाँ कुछ इलाके छूट जाते हैं, वैसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे नेता जो प्रतिनिधि हैं सारा काम कर देंगे 5 वर्ष में, संभव नहीं है। लेकिन ज़्यादातर 90% जो क्षेत्र हैं वहाँ कम से कम ईंट सोलिंग आपको ज़रूर मिलेगा। पक्की नहीं हुआ, लेकिन जितना हमारा फंड है, जो हमारे कार्य क्षेत्र में आता है, जो चीज़ें, उसको मैंने धरातल पर लाने का काम किया। BRGF हम लोग को मिलता था उस समय में। BRGF से आप जाके देखिए, गांव गली में हर जगह आपको ईंट सोलिंग का मिलेगा। उसके बाद जो प्रतिनिधि जीते हैं उन लोगों को तो मौका मिला कम से कम कि हर जगह वो पक्कीकरण करा दें, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं लाई, 7 निश्चय वगैरह, क्या क्या सारी योजनाएं सब लाए थे, 7 निश्चय ये सब। तो उससे तो गली गली आपको पक्की दिखना चाहिए, पक्का आप कराएंगे? अब मेरा तो एकदम, जो सरकार की योजनाएं हैं पूरी तरीके से मैं उसको धरातल पर लाने का काम करूँगा। जितनी भी योजनाएं हैं, अभी तो मैं एक बता दे रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे, कि मैंने जो वादा किया था उस वादा अनुसार, एक हमारे ही पंचायत में ठेगू डेरा पड़ता है, वहाँ पे आज़ादी के बाद अभी तक कभी वहाँ पे किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया, वहाँ आज तक कभी रोड नहीं बना। मेरा प्रण था कि क्योंकि मुझे भी तकलीफ़ होता है, मैं भी इंसान ही ना हूँ। मैं खुद चुनाव प्रचार में जब गया था, मैंने देखा वहाँ पे कि भाई लोग कीचड़ में किस प्रकार से गुजर बसर कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पर यही वादा किया कि जो मेरा कार्य शुरू होगा, अगर मुझे आप लोग का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, मैं अगर चुनाव जीत जाता हूँ, तो सबसे पहला काम आपके यहाँ से मैं शुरू करूँगा। वहाँ पे मैंने एक मनरेगा के माध्यम से सड़क निर्माण कराने का कार्य मैंने शुरू कराया है, कार्य चल रहा है। खबर भी आपका जी, आपके माध्यम से भी और भी मीडिया बंधु के माध्यम से इस खबर को प्राथमिकता से चलाया गया था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ को भी, कि भाई आप लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं हम लोगों को। आप प्रोत्साहित कीजिएगा तो और उत्साह बढ़ेगा। अब आगे की योजना क्या है, विकास को लेकर के आगे की योजना क्या है आपके पास? आगे देखिए, जितने भी सुदूर इलाके हैं, मैं हर जगह में मतलब उसमें सर्वे करा रहा हूँ कि जहाँ भी जो विकास के एक ईंट से भी लोग जो एकदम दूर हैं, वहाँ तक हमें घर घर तक विकास पहुँचाना है। जो भी सरकार की योजना है उनको धरातल पर लाने का। अच्छा, उन युवाओं से क्या अपील रहेगा जो राजनीति में आ रहे हैं? राजनीति में आने के लिए, देखिए, राजनीति में आने के लिए राजनीति में आना बड़ी चीज़ नहीं है। आपके अंदर त्याग और सेवा भाव होना चाहिए। यदि आपके अंदर त्याग है, सेवा भाव है, तो आप राजनीति में आइए, क्योंकि युवाओं की तो सख्त ज़रूरत है राजनीति में। युवा ही तकदीरें हैं, क्योंकि 60% आबादी हमारी युवा की ही है। युवा जहाँ चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वहीं वहाँ किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधि बन सकता है, चाहे प्रधानमंत्री बने या एक वार्ड मेंबर बने पंचायत स्तर पे, कोई भी हो। तो मैं तो युवाओं से कहूँगा कि आप लोग ऐसा ना हो कि पढ़ाई लिखाई करिए तो भाई कुछ बदलने के लिए आइए, कुछ बदलाव किया जाए, जुड़िए, बदलाव किया जाए। और नौकरी करना तो एक ठीक है, वो तो लोगों की ज़रूरत है, लेकिन समाज को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, तो आप उस ज़रूरत को पूरा कीजिए, समाज के लोगों की ज़रूरत को पूरा करने की। जी अंकित जी, आप अपना कीमती समय हमको दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, एक और चीज़ बता दें कि मैं तो शिक्षित हूँ, तो शिक्षित हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा पे है। और मेरे एक शिक्षा में भी सरकार बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती है, बहुत सारा फंड देती है। मेरे पिताजी जब थे, मेरी माता जी जब थी ब्लॉक प्रमुख थी, उस समय उन्होंने जो सरकार की योजना चल रही थी
प्रमुख के माध्यम से ही स्कूल का निर्माण कराया जाता था। तो 39 स्कूल का प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराने का काम किए थे हमारी माता जी ने कराया था। 39 प्राथमिक विद्यालय और उत्क्रमित विद्यालय उन्होंने 23 उत्क्रमित विद्यालय का। और जो सुदूर इलाके हैं, अब ठेगुडारा की बात कर रहे हैं, वहाँ पे विद्यालय भी नहीं था। वहाँ विद्यालय भी हमारे ही प्रयास से, हमारे ही जो हमारी माता जी थी उन्होंने ही वहाँ पे विद्यालय देने का काम किया। तो जहाँ गरीब गुरबा लोग हैं, जहाँ तक हमारा प्रयास यही है कि जहाँ तक जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं उसको मैं पहुँचाने का कार्य करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, धन्यवाद आपका और आपके बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ के जितने भी भाई दर्शक हैं, आप लोग इनको गुलशन जी को इतना ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए और हम लोगों पे भी प्यार आशीर्वाद जनता बनाए रहे। धन्यवाद। ये थे अभी हमारे साथ नावानगर प्रखंड प्रमुख अंकित यदुवंशी, जो कि युवा जनप्रतिनिधि हैं और नए नए चुन करके आए हैं। और इनका कहना है कि जो कुछ भी वादे ये अपने जनता से चुनाव के पहले किए थे उस पर 100% खरा उतरने का काम करेंगे। और इसके लिए इन्होंने बताया कि ये काम भी जो है वो करना शुरू कर दिया है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इनके पंचायत में, अतमी पंचायत के अंतर्गत एक ठेहू डेरा नामक एक गांव है छोटा सा, जहां पर आज़ादी के बाद से अब तक सड़क का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने प्रयास से वहां पर सड़क निर्माण कार्य को शुरू कराया है और सड़क जो है वहाँ पर बनने का काम जो है वो लग चुका है। साथ ही इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार पर भी इनकी अंकुश लगाने की प्राथमिकताएं रहेंगी, पहल रहेगी, प्रयास रहेगी। और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के भी इनके पास कई सारी योजनाएं हैं और उन सभी योजनाओं पर ये आने वाले समय में कार्य करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।